हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अपनी सीरीज चल रही है, उसमें आज लेक्चर नंबर 4 है और बात करेंगे आज अपन राजस्थान लिटरेचर को और एक्सटेंड करेंगे। अभी तक अर्ली पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन अर्ली पीरियड में ही आगे एक्सटेंड करते हुए फिर मिडिल एज में भी एक्सप्लोर करेंगे नॉलेज को। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर गार्गी क्लासेस को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और राजस्थान ज्योग्राफी 2 से 3 लेक्चर बाकी हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी अपनी। उसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की एक चल रही है। अगर राजस्थान जीके की बात की जाए तो ये 3 पार्ट अभी चल रहे हैं। और ऑल ओवर अगर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, आरएएस की बात करें, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर चुका हूँ मैं। और उसका लिंक, ये सभी जो प्लेलिस्ट में नाम बोल रहा हूँ, ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर वहाँ से नहीं लिंक मिलता को तो आप जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट सेगमेंट में देख सकते हो। ये आराम से इजीली आपको एक्सेसिबल वे में अवेलेबल है। तो ये पार्ट 2 है अपना राजस्थान लिटरेचर का। राजस्थान लिटरेचर के पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपन देखते हैं चारण काव्य। चारण काव्य में जो वर्सेस लिखी गई हैं, जो एक कविता के हिसाब से ये लिखते थे, तो चारण काव्य का जो एक मेंशन है वो मिलता है अपभ्रंश व्याकरण, जो कि हेमचंद्रा की थी। ठीक है, हेमचंद्रा ने दी थी अपभ्रंश व्याकरण। और जैन प्रबंध काव्य जो है उसमें भी चारण काव्य के बारे में मिलती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने को ध्यान रखनी है कि चारण काव्य के बारे में जैनियों के कौन से ग्रंथों में नाम मेंशन मिलता है चारण काव्य का। तो उसका मेंशन किस में मिलता है? अपभ्रंश, जो कि हेमचंद्रा ने लिखी थी, और जैन प्रबंध काव्य। ये 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के 11 to 14 सेंचुरी के बीच के ये ग्रंथ रहे हुए हैं, ये क्रिएशंस हैं। दुहा और सोरठा, ये 2 तरीके की एक इम्पॉर्टेंट वे होता है लिखने का। ठीक है, राजस्थानी लिटरेचर में बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से 2 तरीके हैं, दुहा और सोरठा। वो मेन फीचर्स हैं किसके? चारण काव्य के। आप अगर देखोगे तो जो चारण काव्य में कहीं ना कहीं अपने को वीर रस, मतलब बहादुरी की बातें ज़्यादा मिलती हैं। तो वो वेल्लोर का जो टेस्ट है, वो जो टच है, वो कहीं ना कहीं देने की शुरुआत हुई थी जब श्रीधर व्यास, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रणमल छंद जो था उसको लिखने वाले थे श्रीधन नहीं, वो श्रीधर ही थे रणमल छंद के अंदर। ठीक है, तो श्रीधर व्यास जिन्होंने रणमल छंद लिखा वो वीररस में ही था, मतलब वेल्लोर को प्रेज करना, मतलब हेरोइक वे के अंदर किंग्स को या फिर लीडर्स को शो करना, मतलब कि उन्होंने लड़ाई लड़ी बहुत बहादुरी के साथ में, ये चीज़ें बतानी होती हैं। तो श्रीधर व्यास की क्रिएशन रणमल छंद, जो कि वीर रस पे आधारित ही है। यहाँ से कहीं ना कहीं जो चारण काव्य है उसमें वीर रस की शुरुआत हो जाती है, वेल्लोर को शो करने की शुरुआत हो जाती है। साथ में इन्होंने जो श्रीधर व्यास ने अपनी जो किताबें लिखी, अपनी जो क्रिएशंस लिखी, कॉम्पोजिशंस है उनकी, उनमें हिस्टोरिसिटी का और वेल्लोर का भी कहीं ना कहीं टच आना शुरू हो जाता है यहाँ से चारण काव्य में। मतलब हिस्टोरिकली कितनी, मतलब बड़ाइयाँ करना, प्रेज करना, हिस्टोरिकली किसी भी एक डायनेस्टी का क्या हिस्ट्री रही हुई है उनको मेंशन करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, तो वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं इस क्रिएशन से। तो ये क्रिएशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही एक मुस्लिम कवि जिनका नाम था बादर, उन्होंने भी वीरमायण करके एक कॉम्पोजिशन लिखी। क्या नाम? वीरमायण, मतलब वीर माता अपने बेटे को युद्ध के लिए भेजती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये कॉम्पोजिशन है। बादर एक मुस्लिम थे बाई कास्ट अगर देखा जाए तो। इन्होंने अपनी जो पूरी कॉम्पोजिशन थी उसमें निशानी करके एक छंद आता है राजस्थानी लिटरेचर में, उसका यूज़ किया था। ठीक है, ऐसे ही अचलदास खींचीरी वचनिका, ये शिवदास गार्डन ने लिखी, ये भी वीर रस पे आधारित ही क्रिएशन है, जो कि प्रोज और वर्सेस दोनों में लिखी हुई है, गद्य और पद्य फॉर्म में दोनों में लिखी हुई है। और इसका जो राइटिंग टाइम था वो था 1430 से 1435 एडी में, और इसकी लैंग्वेज स्टाइल थी कौन सी? डिंगल। अब यहाँ पे आप 1430 1435 ये कौन सा ड्यूरेशन आ गया? जिस टाइम पे राजस्थानी और गुजराती सेपरेट होना शुरू हो गई थी। जो मरु गुर्जरी थी अर्ली पीरियड में, वो धीरे धीरे अब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई थी गुजराती और राजस्थानी की फॉर्म में। चारण काव्य में और देखें अपन अर्ली पीरियड के टाइम पे तो पृथ्वीराज रासो, जिसके राइटर थे चंद्र बरदाई, इन्होंने
ये जो क्रिएशन लिखी इसका स्टाइल था पिंगल स्टाइल, और वीर रस जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड इनकी वीरता के बारे में बताया, उनकी लाइफ के बारे में मेंशन किया चंद्रबरदाई ने। साथ में खुमान रासो ये लिखी दलपत विजय ने लिखा। ये जो है मेवाड़ की डायनेस्टीज से रिलेटेड है, ये भी पिंगल स्टाइल में ही है। पिंगल स्टाइल का मैंने बताया था, डिंगल वेस्टर्न राजस्थान, पिंगल ईस्टर्न राजस्थान। पिंगल के अंदर आपको किसका टच मिलेगा? ब्रज भाषा का, ठीक है। तो पिंगल स्टाइल में लिखी गई खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा। इसमें जो बप्पा रावल थे वहाँ से लेके राज सिंह यहाँ तक की पूरी लीनिएज, पूरे जो किंग थे उनकी एक फॉर्म के अंदर पूरा एक स्टोरी लिखी हुई है। इसको 8 पार्ट्स में 8 इसके एडिशंस हैं, और इसकी स्टाइल अपन ने देख के लिए पिंगल स्टाइल है। ऐसे ही विजयपाल रासो, करौली के यादव वंश के विजयपाल, ठीक है, करौली के यादव वंश के विजयपाल, उनसे संबंधित ये बुक है विजयपाल रासो। इसको लिखने वाले थे उनके कोर्ट पोइट नाल सिंह सिरोया या फिर नाल सिंह भाट। ये भी आपको भाट भी लिखा हुआ मिल सकता है, नाल सिंह सिरोया भी कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है। इसमें विजयपाल ने जो बैटल्स लड़े उसमें जो इंपॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ पंग, उसके बारे में ये बताता है। और बैटल की बात आ रही है तो आप समझ गए वीर रस की बात होगी यहाँ पे। इसी तरीके से राउल वेल ये लिखा था कवि रोडो, नहीं ये रोड है, ओ लग गया, ठीक है, कवि रोड के द्वारा लिखी हुई है। और वेली जो लिटरेचर है, ठीक है, जिसके अंदर स्टोरी एक नरेशन होता है पूरा, और उसके साथ में आप लाइफ के और पर्सपेक्टिव, एथिकल पर्सपेक्टिव, कंडक्ट जो करते हो उनसे रिलेटेड चीज़ें, मतलब एक स्टोरी को जो आप कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इश्यूज से उठाते हो और करंट लाइफ से अटैच करते हो। तो इस टाइप की जो लिटरेचर वैली लिटरेचर थी, वैली लिटरेचर है, इस लिटरेचर में राउल वेल जो है ये पहली क्रिएशन है, जिसके राइटर कौन है? कवि रोड कवि, ये आपको कहीं पर भी लिखा मिल सकता है, रोड कवि। ये जो पीरियड था इसकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर अपन समराइज करना चाहें या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पिक करें तो आप देखोगे कि अर्ली पीरियड में जैन और चारण लिटरेचर फ्लॉरिश हुआ। राजस्थानी लिटरेचर जो था इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ आरंभ काल में। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो प्रबंधावली करके जो बुक आई वो उदयप्रभ सूरी ने लिखी। प्रभावक चरित्र ये प्रभाचंद सूरी ने लिखी, और एक प्रबंध कोश ये राजशेखर ने लिखी। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्रिएशंस रही जहाँ पे जैन स्कॉलर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ जैन स्कॉलर्स के बारे में अपन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख भी चुके हैं, वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐसे रस से संबंधित, रस लिटरेचर से संबंधित जो क्रिएशंस थी, जैसे चरचरी रस ये जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखी गई है। जीवदया रस चंदन बाला रस ये आसुग कवि ने लिखी। तो इस तरीके से रस लिटरेचर में भी बहुत सारी क्रिएशंस हुई। ऐसे ही फागु पोइट्री, फागु से संबंधित बात की थी अपन ने, फाल्गुन महीने की जो इंपॉर्टेंस होती है उसके लिए, तो फागु पोइट्री थी। उनके अंदर भी आप देखोगे तो फागु पोइट्री किसने लिखी? जीनचंद्र सूरी फागु। ये अपने आप में एक फर्स्ट क्रिएशन है इस स्टाइल की, ठीक है, जीनचंद्र सूरी फागु, ये फागु पोइट्री की पहली क्रिएशन है इस स्टाइल की। ऐसे ही वचनिकाएं जो होती हैं एक तरीके से आप स्टोरी नरेट करते हो और इसका एक स्पेशल तरीका होता है, ठीक है, स्टोरी नरेशन होता है वचनिकाओं में। इसमें प्रोज और पोइट्री दोनों यूज होते हैं, गद्य और पद्य दोनों यूज होते हैं, जैसे कि अचलदास खींचीरी वचनिका जो कि शिवदास गार्डन ने लिखी थी। इसमें क्या है और एग्जाम्पल में देखोगे तो हरिचंद पुराण जो कि झांखो मणियार के द्वारा लिखी गई थी। ये जो क्रिएशन है हरिचंद पुराण, इसमें जो मेन थीम है वो है जो अपन हिस्टोरिकली नाम सुनते हैं ना, महाराजा हरिश्चंद्र, उनके नाम से या उनकी स्टोरी से कहीं ना कहीं ये पिक किया हुआ है इसमें जो भी स्टोरी नरेशन होता है उसमें। ओके, फिर है रासो की बात की जाए जिसमें खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो जिनके बारे में अपने प्रीवियस स्लाइड में बात कर ही ली। ये वीर गाथा पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। कहने का मतलब वेल्लोर की बात करते हैं, बैटल कैसे लड़े थे राजस्थानी किंग्स ने, उनके बारे में। ऐसे ही औक्तिक के बारे में अपन ने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि जहाँ पे संस्कृत बेस है पर राजस्थानी लिटरेचर की भी टर्म्स यूज की जाती है। दैट मीन्स लिंग्विस्टिकली बहुत ब्रॉड वे होता है इनका। तो औक्तिक के आप एग्जाम्पल देखोगे तो मुग्धा और बौद्ध औक्तिक जो कि
कुल मंडल के द्वारा लिखी गई। तो औक्तिक लिटरेचर की बात करोगे तो राजस्थानी में औक्तिक लिटरेचर जो ग्रामर से रिलेटेड होती है, इसमें मुग्धा और बौद्ध औक्तिक ये दो इंपॉर्टेंट है जो कुल मंडल के द्वारा लिखी गई। तो इस तरीके से अर्ली पीरियड अपना कंप्लीट होता है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने पिक किए हैं। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में ना मिले, पर आर्ट एंड कल्चर में क्या है, चीज़ों को बहुत सोच समझ के निकालना पड़ता है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, यहाँ समझना कम है, रटना ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को तो क्या करना है कि अपन बस डेटा मिल जाए अपने को जल्दी से जल्दी और उनको एक बार पढ़ लें, और फिर आपको PDF जैसे ही मिले आप उनको रिवाइज करो इन चीज़ों को, ठीक है। एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करते रहो। मैं अभी थोड़ा सा क्या है 2-3 चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, तो टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, खुद की भी पढ़ाई रहती है मेरी थोड़ी। ओके, चलो खैर पर्सनल ना हो क्या, अपन चलते हैं। मिडिल एज की बात की जाए, जिसको मध्यकाल बोला गया, वो 1450 से 1850 AD तक माना जाता है। इस पीरियड को गोल्डन पीरियड या फिर क्लाइमैक्स पीरियड ऑफ राजस्थानी लिटरेचर बोला जाता है। मतलब इस पीरियड में राजस्थानी लिटरेचर अपने आप में बहुत बढ़ चढ़ के आता है। इसकी वजह मैंने बताई थी ना आपको अभी प्रीवियसली अपन 3 से 4 बार, कि 1450 मतलब 15th सेंचुरी आते आते मरू गुर्जरी जो लैंग्वेज है वो सेपरेट होकर राजस्थानी और गुजराती अलग अलग होने लग गई थी। और राजस्थानी में फिर एक्चुअल में जो राजस्थानी थी या फिर राजस्थानी पर्टिकुलर बात की जाए, उसका फिर बाद में डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका था। इसी पीरियड के टाइम पे राजस्थानी लैंग्वेज जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन के उभरी। कोर्ट लैंग्वेज मतलब जो राज दरबार हुआ करते थे उनके अंदर ये भाषा यूज में आने लग गई थी। इस टाइम पे जो लिटरेचर लिखी गई उसमें वेलोर ओरिएंटेड ज़्यादा थी। वेलोर ओरिएंटेड मतलब वीर गाथाएं ज़्यादा लिखी गई, और जो कि कहीं ना कहीं आपने उस टाइम के कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात की जाए तो लिटरेचर के सेगमेंट में कहीं ना कहीं अपने आप में प्रसिद्धि प्राप्त करने में पीछे नहीं रही। तो फेम अकॉलेडेड बाय द पीपल ऑफ द टाइम। ओके, तो उस टाइम के लोगों से इनको एक फेम भी मिलना शुरू हो गई थी। और डिंगल जो थी वो मेन लैंग्वेज हुआ करती थी, जैसे कि अपन ने बात की थी पिंगल और डिंगल। पिंगल जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड देती है, वेलोर, पावर, ठीक है, ब्रेवरी, इनसे रिलेटेड, जबकि पिंगल है वो कहीं ना कहीं लव, अफेक्शन, इनसे रिलेटेड थी। ओके, वैसे बात लगे कि चंद्रवरदाई ने जो लिखी पृथ्वीराज रासो, उसमें भी टच आ रहा है किसका, ब्रेवरी का, पर उसमें कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है हर एक चीज़ का, तो वो टेस्ट जो था वो एक अपन जैनर जो बोल सकते हैं वो डिफरेंट रहता है इनका, ठीक है। मीराबाई, पंचपीर, तेजाजी, करणी जी, नाथ संप्रदाय की जो लिटरेचर है वो ये सारी इसी टाइम से एसोसिएटेड रही है। इवन जैन पोइट्री जैसे कि लौकिक प्रेम काव्य, चारण काव्य भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे इस वाले पीरियड में। तो इसीलिए राजस्थानी लिटरेचर का ये क्या हो गया, गोल्डन पीरियड, मतलब हर एक सेगमेंट को अपना स्पेस मिलना शुरू हो गया था। चारण काव्य की अगर बात की जाए, क्योंकि चारण काव्य ही ज़्यादा इस टाइम पे डेवलप हुआ था, क्योंकि राजपूत किंग्स के कोर्ट में ये बैठा करते थे और उनकी वेलोर को ये एक तरीके से नरेट किया करते थे। तो स्कॉलरली एजुकेशन वाइज ये अपने आप में पहले से एक स्ट्रॉन्ग रहे हैं हमेशा, इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर इनको आप स्टूडियस या फिर जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके अंदर आप देखते हो, ठीक है। तो लीडिंग पॉइंट जो थे जो चारण लिटरेचर में वो देखा जाता है, एक तो गार्डन पसाइत, एक खिड़िया चनन, ऐसे ही सिंधायत चौभुजा, ये लीडिंग पॉइंट हुआ करते थे। तो आप इनके नाम याद ही रखना, गार्डन पसायत, खिड़िया चनान, ठीक है, ऐसे ही सिंडायच हो गया चौभुज, ये नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, आप इनके ध्यान रखना। अब देखते हैं इस टाइम की इंपॉर्टेंट क्रिएशंस कौन कौन सी हुई उनको। सबसे पहले देखते हैं हमीर रायण, ये 1481 में लिखी गई। लिखने वाले थे बंडाऊ व्यास, क्या नाम थे, बंडाऊ व्यास। इस बुक में डिपिक्शन है बैटल बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी और हमीर चौहान, जो 1301 का बैटल था ना, जिसके बारे में बात कर चुके हैं अपन, हमीर चौहान में जब जल जौहर किया गया था रंग देवी के द्वारा, देखा था अपन ने, अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, एक रिवीजन भी होता है, ये देखो एसोसिएटेड ही है एक दूसरे से, ठीक है। ये चीज़ें इसीलिए मैंने वो उधर पैरेलल चला ही रखी है वो सीरीज़ पहले से ही, कि आपको अगर जीनियोलॉजी और ये जो पूरा सीक्वेंस याद रहेगा ना डायनेस्टी का, या फिर अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, तो लिटरेचर अपने लिए थोड़ा बहुत ईजी गोइंग बनता रहेगा। क्योंकि वहाँ पर भी मेंशन करते आ रहा हूँ मैं कि हाँ इस टाइम पे ये पॉइंट था, ये इसने ये बुक लिखी, इसने ये मेंशन किया, तो उससे क्या होता है अपन कोरिलेट करते हैं तो ईजी रहता है थोड़ा बहुत। बाकी इस तो देखो ये तो रटने वाली चीज़ें, रटना ही पड़ेगा। राव जैत सिरो छंद,
ये बिट्टू सूजा के द्वारा लिखी गई, ये डिंगल स्टाइल में है। और बिट्टू जो होते हैं, बिट्टू एक खाप होती है, मतलब एक जेनर या एक लीनिएज होती है चारणों में, वो होते हैं। और ये जो क्रिएशन है, इसमें जो कामरान बाबर का बेटा एक और राव जैतसी के बीच में जो बैटल हुआ था, उससे रिलेटेड मेंशन मिलता है इसमें राव जैतसिरो छंद में। ऐसे ही बटियाणी उमादेरा कवित, इसमें जो मालदेव है उसकी वाइफ रानी उमादे से संबंधित बात है। इसको राजस्थानी हिस्ट्री में जो रानी उमादे है उसको रूठी रानी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही शादी हुई थी तो फर्स्ट नाइट में ही ये नाराज़ हो गई थी। नाराज़ होकर के फिर कहाँ पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई थी, छोड़ करके आ गई थी फिर ये तारागढ़ अजमेर में, और यहीं पर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी। मतलब मालदेव के पास में दोबारा जोधपुर वापस कभी नहीं गई, एक बार गढ़ छोड़ने के बाद में। इसलिए हिस्टोरिकली इनको मतलब रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बटियाणी उमादेरा कवित ये लिखा है बारेट आसोजी, जिनका बचपन में नाम था आसानंद। ठीक है, बारेट आसोजी। ऐसे ही हाला झालारी कुंडलियाँ, ये बुक है, ये लिखी थी ईसरदास ने, जिसमें वीर रस के बारे में ये कहीं ना कहीं है, लड़ाई बैटल इनके बारे में। इसमें एक बैटल के बारे में मेंशन किया हुआ है जो कि लड़ा गया था हाला जस्सा एक तरफ और दूसरी तरफ राय सिंह। हाला जस्सा कौन था? ग्रोल का स्वामी, और दूसरी तरफ राय सिंह कौन था? हलवद का स्वामी। इनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी और उसी को मेंशन किया गया ईसरदास के द्वारा, हाला झालारी कुंडलियाँ। इसमें ये जो कुंडलियाँ टर्म है, इसका मेंशन यहाँ पे एकदम क्लियर मैं बता दूँ आपको कि कुंडलियों का मतलब होता है कि इमोशन से रिलेटेड चीज़ें, मतलब आपकी क्रिएशन जो है उसमें इमोशनल चीज़ों को आप मेंशन कर रहे हो, एड ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो वेलोर भी हो गया, वीरस और साथ में इमोशन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर राइटर अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है कीर्तर बावन्नी और विरुद्ध चितहरी। कीर्तर बावन्नी और विरुद्ध चितहरी ये दुर्सा आडा के द्वारा लिखी गई थी। और दुर्सा आडा की जो कीर्तर बावन्नी है, ये तो है लोगों के बीच में जो पेन है, जो दर्द है, जो दुख है, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। जबकि विरुद्ध चितहरी जो है, इसमें जो है महाराणा प्रताप को अप्रिशिएट किया गया है कि उन्होंने अकबर की जो एक सबऑर्डिनेशन थी वो रिजेक्ट की जब तक वो जीते रहे। तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हुई दिखाई देती हैं। फिर है सूजा बलीछारा कवित, ये आलिया करमसी के द्वारा लिखी हुई है, आलिया करमसी ने। और इन्होंने हरमाड़ा के युद्ध के बारे में मेंशन किया हुआ है। बैटल्स के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान वाली सेगमेंट में ही, तो वहाँ पर बैटल ऑफ हरमाड़ा के बारे में मेंशन भी अपने को मिलेगा। ऐसे ही गुण रूपक, ये केशोदास गार्डन के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने जोधपुर के महाराजा गज सिंह के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया है इस गुण रूपक में। और ये स्टाइल कौन सी होगी? वेस्टर्न राजस्थान है तो डिंगल। ऐसे ही राज प्रकाश, ये किशोरी दास ने लिखी थी, जो एक जाति से भाट थे, उन्होंने लिखी। और इन्होंने जो मेंशन किया वो था राजा मतलब महाराणा राज सिंह। ठीक है, महाराणा राज सिंह के बारे में बताया गया है, जिन्होंने जितने भी बैटल लड़े उनके बारे में, और साथ में जो उदयपुर में उनकी एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक इज्जत की गई थी, एक सेरेमनी सेलिब्रेट हुई थी उनके, एक तरीके से उनको प्रेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। तो उन चीज़ों से बारे में कहीं ना कहीं राज प्रकाश में राज से राज कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाएगा, किशोरी दास के द्वारा लिखी हुई है। ऐसे ही हमीर रासो, ये जोधराज के द्वारा लिखी गई है। ये स्टोरी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चौहानों की जीनियोलॉजी भी बताई हुई है कि क्या लीनियज कहाँ से शुरू हुए, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी ब्रांचेज बनी उसके बारे में। और दूसरा, अलाउद्दीन और हमीर के बीच में जो बैटल हुआ था उसमें राणा हमीर ने किस तरीके से ब्रेवरी के साथ में लड़ाई की थी, उसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है जोधराज के द्वारा जो बुक लिखी गई, जिसका नाम है हमीर रासो। ऐसे ही नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, इसमें इसको लिखा था पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के थे, जिनको फिर बाद में अकबर ने झालावाड़ में शिफ्ट कर दिया था। और वहाँ पर झालावाड़ में वहीं पर रहे और उन्होंने अपना खुद का एक बुक लिखा जिसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंटली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बुक को मतलब अलग अलग जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जितने भी राइटर हुए, जितने भी रिसर्चर हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत दी इस बुक को। जैसे कि टेसिटोरी, इन्होंने हॉरेस एंड डिंगल बोला गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है हॉरेस। ठीक है, हॉरेस एंड डिंगल का आप
एक किसी को टैग दे रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। ऐसे ही कर्नल जेम्स टॉड ने है वो ये कहा कि इस बुक को बताया पावर ऑफ 10,000 हॉर्सेज, 10,000 घोड़ों के समान ताकत वाली किताब। तो आप समझ सकते हो कितनी पावरफुल है, कितना गजब तरीके से नरेट किया है इस बुक को। ये जो बुक है इसमें कृष्ण और रुक्मणी की शादी के बारे में बात करी गई है, और थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चाहूँगा यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो भगवत गीता है, तो भगवत गीता में कृष्ण और रुक्मणी का जो एपिसोड आता है 10वें अध्याय के लगभग, तो वहाँ से ये चीज़ पिक की गई है। और वहाँ पर इस रिलेशन के साथ में जो एथिकल कंडक्ट जो होना चाहिए, जो एथिक्स नैतिकता अपने समाज में होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं इन्फोर्स करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ ने इस बुक को लिखा था। इसलिए ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है। इन बुक्स के अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, एक एक करके आप पढ़ सकते हो। आप चाहो तो मैं पढ़ दूं, जिसमें आप डिटेल आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पिक करके आपको पहले बता दी है। फिर भी जैसे वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दास सोतरी, ये खेड़िया जग्गा द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही राजा रूपक, ये वीरभान रतन के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही सूरज प्रकाश, ये कॉन्टेक्स्ट ज़रूर पढ़ लेना आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। और बाकी मैं आपको, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा यही चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे भीम विलास या भीम प्रकाश, ये महाराणा भीम सिंह से संबंधित है, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों के दोनों डिंगल के अंदर वर्सेज है। हमीर रासों के बारे में अपन बात कर चुके ही हैं। ऐसे महादेव यश प्रकाश की बात करोगे तो ये बुक लिखी मान सिंह आशिया ने। इन्होंने बैटल को डिस्क्राइब किया रावत माधव सिंह के बीच में, जो कि नांदोद का था, और दूसरी तरफ कमांडर ऑफ रॉयल फोर्सेस जो कि रणबाज खान था, इनके बीच में बैटल। तो इन चीज़ों के ऊपर आप देख, और ये देखो राजरूपक वीरभान रतन ने लिखी। ऐसे ही केसरी सिंह समर की बात करो तो इसमें भी इसको लिखने वाले थे हरिनाम सांडिल्य, इन्होंने भी ये बुक लिखी है। तो ये अलग अलग मेंशन की हुई बुक्स हैं, आप देख लो एक अच्छे से। ये पूरा मैंने अच्छे से, मतलब जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो मैंने सेग्रीगेट कर ली, जो पूछी जाती है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा इस चीज़ का, ओके। देखो निंदा स्तुति, ये बुक लिखी हुई है, ईसरदास ने ही लिखी। किस लिए? कंडेमनिंग द गॉड, भगवान की एक तरीके से बुराई करना या फिर भगवान को लताड़ना, कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो, जबकि भगवान के अंदर लोगों के इतनी विश्वास की बात होती है। ऐसे ही महादेव पार्वती री वेली, इसमें वेली जो टर्म आ रही है किससे रिलेटेड आ रही है? शादी, रिपीटेडली शादी के लिए यूज़ हो रहा है ये टर्म, ठीक है, जो ब्राह्मण पोइट किशन ने लिखी थी। इसमें गंगा का किस तरीके से उतरना हुआ था वो बताया गया है, और शिव पार्वती के विवाह से संबंधित बातें हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, आप देख लेना अच्छे से। कुछ प्रॉब्लम हो वैसे तो होनी ही चाहिए, क्योंकि शॉर्ट 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन आते हैं इन पे। तो जो इंपॉर्टेंट है वो अपन ने देख ली, और एग्जाम में जो चीज़ आएगी उनको अपन और बाद में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो स्क्रीन पे लिखी हुई चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ रीड आउट करूँ, ओके। उससे तो बढ़िया है कि आपको मैं डायरेक्ट PDF प्रोवाइड कर दूँ, आप उन पर रीडिंग मार देना ज़रूर से, ओके। चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी। थैंक यू।